बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने कल रात बमबारी की है लेबनान पर। ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखिए। अब ये करने के लिए जा रहे हैं कुछ ऐसा काम जो पहले नहीं देखा। अब उससे पहले हुआ ये है कि हाइफा तो एक तरफ आग लगी हुई थी नॉर्दर्न साइड के ऊपर। आप ज़रा मनाजिर देखिए तिल अवीव के ऊपर। कल तो जो हमला हुआ सो हुआ, आज तिल अवीव सेंट्रल इजराइल पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर रॉकेट्स मारे गए हैं और ये हमला हुआ है। अब असल में एक नया शहर उन्होंने पकड़ लिया, वो है तिल अवीव। तिल अवीव के ऊपर बमबारी इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इजराइल ने तिल अवीव में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। यानी अब वो डायरेक्टली जो टारगेट्स हो रहे थे इजराइल के इलाके, पहले नॉर्दर्न साइड पर, अब आ गया मेन तिल अवीव की साइड। अब तिल अवीव का मसला ये है, यहाँ पर आप लेट से को 50 रॉकेट मारे, उनमें से 20-25 आप इंटरसेप्ट कर ले, रोक ले। बाकी जो मिस हो जाते हैं वो जाकर शहरों में और दीगर जगहों पर लगते हैं और ये काफ़ी हद तक इजराइल के लिए नुकसानदेह है कि तिल अवीव में अगर रॉकेट जाकर लगते हैं तो वो बिल्डिंग्स पर लगते हैं, दीगर जगहों पर लगते हैं और इसका आम आवाम को भरपूर नुकसान होता है। ये अब सूरत हाल पैदा हो गई है कि तिल अवीव को मेन टारगेट इस वक्त रखा गया है। अब आप ये सोचें कि इसमें ऐसी भी अजीब सूरत हाल हुई है कि आयरन डोम की जो बैटरी है उसके ऊपर हमला हुआ। यानी आयरन डोम के ऊपर हिजबुल्लाह ने मारा है और गालिबन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है कि वो उसको पूरी तरह डैमेज किया गया है। देखिए, आम रूटीन के अंदर आप अगर किसी जगह पर मारते हैं, तिल अवीव के अंदर ही किसी जगह पर, उसका इम्पैक्ट शायद इतना ना हो। अगर आप आयरन डोम को जो तिल अवीव में लगा हुआ है उसी को उड़ा दें तो फिर इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। जाहिर सी बात है, जिसने मिसाइल रॉकेट्स रोकने हैं अगर वो ही अपनी पोजीशन खो दे तो फिर सूरत हाल आपके सामने है। ये इसराइल के लिए इस वक्त एक बड़ा हमला सामने आया है। अब आप ये सोचें कि पहले हमले होते थे नॉर्दर्न साइड पर, फिर हाइफा के ऊपर, अब मेन तिल अवीव सिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और पहले इक्का दुक्का कोई हमला हो गया, जैसे मिसाल के तौर पर यमन ने मार दिया, दूर से कोई ड्रोन मार दिया, कोई हमला हो गया। अब हिजबुल्लाह ने काम ये किया है कि उन्होंने जंग का रुख जो है वो तिल अवीव की जानिब मोड़ दिया है और वहां पर इस वक्त उनको इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी है। अगर जो नुकसान कोई इतना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मसला ये हुआ है कि तिल अवीव चूंकि मेन सेंट्रल एरिया है, सेंटर सिटी है, तो आपके वहां पर सारे ऑपरेशंस रुक जाते हैं, इंक्लूडिंग आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो आना जाना उनका बंद हो जाता है। सारे का सारा जो सिस्टम है वो तिल अवीव चलता है। तो कैपिटल को आप जब देखेंगे किसी भी मुल्क के, यानी अगर आप जाकर लिबनान के कैपिटल को टारगेट करेंगे तो अगले तिल अवीव पर भी टारगेट करेंगे, ये तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था। लेकिन दो बड़ी अजीबो गरीब चीजें हुई हैं कि इन हमलों के साथ इसराइल की जो 8200 इंटेलिजेंस यूनिट है उसको भी टारगेट किया गया है। और ये इसराइल के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है कि 8200 इंटेलिजेंस यूनिट को टारगेट किया गया है। ये वही यूनिट है जिन्होंने फवाद शुक्र को मारने में किरदार अदा किया था, हसन नसरुल्लाह को मारने में किरदार अदा किया था। इसको बुरी तरह डैमेज किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने इसराइल की नेवल बेस जो हाइफा के अंदर है उसके ऊपर भी हमला किया है। तो जितनी उनकी कैपेसिटी है अब उसके मुताबिक वो हमला कर रहे हैं और सूरत हाल आपके सामने आ रही है कि इसराइल लिबनान के अंदर ऑपरेशन इंटेंसिफाई कर रहा है और बदले में उनके मुल्क के अंदर ऑपरेशन लगातार होते जा रहे हैं। अब इसराइल के जो पुलिस ऑफिसर हैं या जो बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड है वो इस वक्त इसराइल में मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर तिल अवीव के अंदर वो पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर ये एरियाज़ में हम जब रॉकेट को तबाह करते हैं, जैसे आयरन डोम को उन्होंने तबाह किया, आयरन डोम से पहले पहले उन्होंने कोई भी रॉकेट आता है उसको इंटरसेप्ट करते हैं तो उसके जो टुकड़े होते हैं जिसको डेब्रिस कहते हैं वो गिरते हैं किसी जगह पर, तो उसको भी वो जाकर देखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब ये लोग इकट्ठे कर रहे थे, ये चीज़ों को देख रहे थे कि यहाँ से हम टुकड़े उठाए, फिर इनके ऊपर रॉकेट मारे गए हैं। और इस वक्त नेवी बेस को भी टारगेट किया गया है, मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट किया गया है। और इसराइल को ये बात का अंदाज़ा हुआ है कि अब ये जो ऑपरेशन था, यानी आप कंटिन्यूसली रोज़ अगर टारगेट करेंगे किसी एक चीज़ को, चाहे छोटे रॉकेट से हो आप, यानी छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं उसे आप टारगेट करते रहे, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है।
यानी आप रोज उसको टारगेट कर रहे हैं, लोग शहरों में नहीं आ रहे, आपने उनका जीना हराम किया है, आपको रोज लग रहा है कि अब हमें उठना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, शेल्टर्स में जाना पड़ेगा। ये सूरत हाल जो कंटिन्यूस चलती है वो किसी भी कौम के लिए उसको पागल बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो अब लिबनान ने ये काम इनके साथ शुरू किया है। और उसमें एक बात याद रखिएगा, तिल अवीव पर जब भी रॉकेट्स मारे जाते हैं मिलियंस की तादाद में, 25 लाख 30 लाख, जब भी वहां पर रॉकेट मारे जाते हैं तो आप ये समझ लें कि मिलियंस की तादाद में लोग शेल्टर्स में चले जाते हैं। ये असल कहानी है। यहाँ पर ये कोई आम सूरत हाल नहीं होती कि आप सोचें कि बस ठीक है जी उन्हें रॉकेट मार दिए। यहाँ जब रॉकेट मारे जाते हैं तो लोग बिल्कुल शेल्टर में चले जाते हैं, और वो जो टाइम होता है उनके लिए वो बड़ा खौफनाक होता है। वो सब कुछ छोड़कर उनको जाना पड़ता है। फिर उसके बाद वो बैठते हैं, फिर वो इंतज़ार करते हैं कि अच्छा अगला हमला होगा नहीं होगा, रुकेगा नहीं रुकेगा। ये इसराइल के लिए बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल होती है कि लाखों लोग यानी 25-30 लाख लोग तो आसानी के साथ शेल्टर्स में चले जाते हैं। आप सड़कों पर जा रहे हैं, गाड़ियों पर जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, आपको सब कुछ छोड़कर आना पड़ता है। चले एक दिन तो समझ आती है, एक आधा दिन आपने कर लिया, 2 दिन कर लिया महीने में। जब आप डेली बेसिस पर करेंगे तिल अवीव की साइड पर, तो फिर तो आप समझ लीजिए कि चाहे आप पर रॉकेट लगे या ना लगे, आप पागल हो जाएंगे। रोज आपके साथ यही सूरत हाल होगी। और अब उन्होंने क्या प्लान किया है? उन्होंने प्लान ये किया है कि हम सुबह दोपहर शाम हर रोज ये काम करेंगे जहां जहां लोग होंगे, और उनको इतनी बुरी सूरत हाल की आदत पड़ जाएगी कि उसके बाद वो इसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देंगे। यानी अब तबाही वो समझेंगे कि हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया। जब इनको पता चला कि आयरन डोम की बैटरी को टारगेट किया गया है, अब इन्होंने बताया नहीं है कि वो तबाह हुई है, किस लेवल पर हुई है। जाहिर सी बात है हिजबुल्लाह की जानिब से जब बात की जाएगी, उन्होंने कहा जी हमने टारगेट कर दिया है। जाहिर सी बात है टारगेट किया कि उन्होंने पहली दफ़ा तो आयरन डोम की बैटरी उड़ाई नहीं है और लाखों लोगों को शेल्टर्स के नीचे नहीं बेचा। कोई पहली दफ़ा तो ऐसा काम हुआ नहीं है। इसके बाद इजराइल में इमरजेंसी नाफिज हो गया। उनको ये लगा कि अब हमारे यहाँ पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। हमारे इंटरसेप्ट करने वाला जो पूरी एक बैटरी है, यानी हमारा आयरन डोम, अगर वो नकारा हो जाएगा तो फिर हम हमला कैसे करेंगे, हमले का जवाब कैसे देंगे। इस वक्त अमेरिका की जानिब से एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। वैसे तो वो खुद भी एक इजराइली ही है, आप समझ लें, जो उसके करतूत हैं, जाहिर सी बात है वो इन्हीं के ताल्लुक रखता है। तो अब उसने आकर ये पैगाम दिया है, कहता है पर्सनली कैपेसिटी में ये है कि आप हमला करें। दूसरा, अमेरिका ने उनको पैगाम दिया है कि आप ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला ना करें। ये जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे या लीक हुए थे अमेरिका की जानिब से, इसराइल इस बात पर शदीद नाराज़ है कि हमारा सारे का सारा प्लान जो था कि हमने ईरान पर हमला करना है, किस तरह करना है, कैसे मिसाइल इस्तेमाल करने हैं, क्या सूरत हाल होगी, वो सारे के सारे अमेरिका की जानिब से जानबूझकर लीक किए गए थे ताकि हम हमला इस वक्त ना करें। आपको पता है 15 अक्टूबर को हमला करना था इन्होंने, लेकिन आज इस बात को कई दिन गुजर चुके हैं। यानी दूर रेंज तक, लॉन्ग रेंज तक मिसाइल और ख़ास तौर पर इजराइल के हमले से मुतल्लिक जो सूरत हाल थी कि हमने कितना हमला करना है, किस लेवल पर करना है, क्या सूरत हाल होगी, इसके खिलाफ सारे के सारे मामलात इजराइल के अमेरिका ने लीक करवाए। ये उनको अच्छी तरह पता। आप 1000 दफ़ा ईरान पर इल्ज़ाम लगा ले, लेकिन वो सारे का सारा प्लान अमेरिका की जानिब से रिलीज़ किया गया। अमेरिका कह रहा है जी हम वो चेक कर रहे हैं हमारे अंदर से कैसे लीक हो गया, ईरान ने पकड़ा है, फलाना किया, जो भी उसने सूरत हाल दुनिया को बतानी थी उसने कहानी बता दी। लेकिन इस वक्त इसराइल शदीद गुस्सा है अमेरिका पर कि अमेरिका ये चाह रहा है कि ये हमला ना हो, इसीलिए उसने हमारा सारे का सारा प्लान लीक किया। अभी भी अमेरिका की जानिब से पैगाम आया, एंटनी ब्लिंकन लेकर आया है, खुद वो चाह रहा है, एक पर्सनल कैपेसिटी में वो कह रहा है इसराइल को कि तुम हमला करो। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आप सोचें कि अमेरिका का पैगाम आया है कि अभी आप हमला ना करो, अभी आप इंतज़ार कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, इलेक्शन सर पर खड़े हैं, चंद दिन बाकी हैं, ये काम ना करना। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले के अंदर ये क्या कर रहा है कि इसराइल कह रहा है कि नहीं हमने अब तैयारी पूरी करनी है, हम हमला करेंगे, अब आप हमारा साथ देते हैं या नहीं देते, हमें इस बात की परवाह नहीं, हम आपको घसीट कर ले आएंगे इस जंग में। देखिए आज हिजबुल्लाह ने जो मल्टीपल इजराइल के अंदर अपने टारगेट्स हिट किए हैं, उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी ऐसे नाफिज नहीं हुई, हमने इनके बड़े खतरनाक मिलिट्री टारगेट्स को हिट करके उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये ईरान पर लगे हुए हैं, पहले हमारा तो मुकाबला कर लें। इसराइल में इस वक्त स्टेट ऑफ एमरजेंसी नाफिज होने का मतलब ये है कि तिल अवीव इस वक्त उनके लिए बचाना बड़ा अहम हो गया है। देखिए सारे के सारे मामलात उनके पार्लियामेंट्स के हों या सारी चीज़ें हों, और जाहिर सी बात है तिल अवीव से ही ऑपरेट होते हैं। नेतन्याहू का घर हो
या उसके अलावा मिनिस्टर्स के घर हो या सारी मीटिंग्स हो बंकर्स में करनी हो या जहाँ भी हो, वो हाइफा में तो होने नहीं वाली। अब यरूशलेम में तो ऐसी सूरत हाल है नहीं, लेकिन वो सारे का सारा जो मरला है वो यहीं पर है। सो इस वक्त वहाँ पर टारगेट करना, वहाँ उनके मिलिट्री टारगेट्स को हिट करना, आयरन डोम को तबाह करना, चीज़ों को हिट करना, और कई जगहों पर तो ऐसी सूरत हाल है। ये असल में चाहते क्या है कि सायरन भी बजे जिससे लोग खौफजदा हों, और सायरन जब नहीं बजते तब और भी ज्यादा पैनिक फैलता है कि हिट हो गया, लोगों को पता भी नहीं चला। अब इसराइल को अपने साथ साथ यानी जो ईरान पर हमला करना है उसके साथ साथ अपनी इस जंग को भी देखना है जो हाइफा से नॉर्दर्न साइड से होती होती तेल अवीव में दाखिल हो गई है। और अब ये इसराइल को अंदाजा हो जाएगा कि इतने ज्यादा फ्रंट खोलने के बाद उसका हाल क्या होता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।